सबसे पहले आपको अफ्रीकी देश के आइवरी कोस्ट की एक भीषण आग दिखाते हैं। आइवरी कोस्ट के अबिजान की एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में धुआं ही धुआं घिर गया और इस आग की चपेट में आकर कारखानों के साथ साथ कई रिहायशी इमारतें भी खाक हो गईं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आइवरी कोस्ट की, जहां पर बुरे तरीके से आग से झुलसी ये इमारतें और उसके साथ साथ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया प्रदर्शित कर रहा है कि इस आग ने कितना बड़ा कोहराम मचाया है। जहां हम आपके सामने एक रिपोर्ट रखना चाहते हैं। अर्थशास्त्री चाणक्य और जीएसटी, आखिरकार इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है? क्या वाकई में कोई संबंध हो सकता है? लेकिन ऐसा है जनाब, और वो इसलिए क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है, जिसमें छात्र से यह बताने के लिए कहा गया है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से बताइए आपकी जीएसटी कैसे लागू किया जा सकता है देश में। साथ ही साथ मनु की वैश्वीकरण की परिभाषा भी बताई गई है कि बताइए इसकी परिभाषा क्या है। परीक्षा पत्र के सामने आते ही एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या हमारे देश में शिक्षा के भगवाकरण की जो आरोप बार बार लगते रहे हैं वो आरोप मिथ्या हैं, या दरअसल उनमें इतनी सच्चाई है क्योंकि कुछ एक शिक्षक हर चीज इतिहास से जोड़कर देखना चाहते हैं और उसे किसी भी तरीके से आधुनिक पैमाने पर तौलना ही नहीं चाहते। जरा गौर फरमाइए इस कागज पर। यह है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमए पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा पत्र। अब जरा देखिए इसमें क्या सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जीएसटी के बारे में एक निबंध लिखिए। इसके बाद एक और सवाल पर नजर डालिए। दूसरा सवाल है, वैश्वीकरण पर पहले चिंतक मनु थे, इस पर चर्चा कीजिए। जीएसटी पर चाणक्य की नीति और वैश्वीकरण से मनु का नाता, ऐसे सवालों को कुछ छात्र पचा नहीं पाए। छात्रों का कहना था कि यह सब उनके सिलेबस में पढ़ाया नहीं गया, अलबत्ता क्लासरूम में प्रोफेसर ने जरूर चर्चा की थी। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए। प्रश्न पूछना ये एक आउट ऑफ सिलेबस है? कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस है वो स्पष्ट कहता है कि मेजर आइडिया ऑफ, जो सिलेबस का जो दूसरा जो बिंदु है उसमें है कि मेजर आइडियाज ऑफ कौटिल्य, मनु एंड शुक्र। तो ये उनके मेजर आइडियाज में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? हालांकि सवाल तैयार करने वाले प्रोफेसर कौशल कुमार मिश्र ने ऐसी कोशिश को तर्कसंगत करार दिया है। देखिए, ये छात्रों, कौन से छात्र ने आपको आरोप बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस क्लास को एमए फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ाता हूं, हमारे छात्र पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमने अपने सिलेबस के अनुसार अपने कोर्स को पढ़ाए हैं, उनको बाकायदे उसको ट्रेनिंग दी गई है, उनको सारे लोगों ने एग्जामिनेशन दिया। एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि प्रोफेसर कौशल कुमार मिश्रा आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हालांकि प्रोफेसर साहब ने यह दावा किया है कि उनकी विचारधारा और परीक्षा पत्र के सवालों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिलेबस से बाहर के सवालों का आना और उनका एक विशेष विचारधारा से मेल खाना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है? जब विषय ही राजनीति का हो और विचारधारा का सवाल बन जाए तो विवाद होना लाजमी है। अब देखना यह है कि परीक्षा हॉल में पूछे गए इन सवालों के उत्तर कैंपस तक ही सीमित रहते हैं या फिर वहां से बाहर निकलकर एक नए विवाद को जन्म देती है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में जीएसटी को किस तरह से बताया गया है, इसका जवाब शायद बीएचयू के प्रोफेसर ही दे पाएंगे, क्योंकि आम जनता तो शायद इस बात को समझ नहीं पाएगी। लेकिन चाणक्य ने अर्थशास्त्र में टैक्स के नियम और कानून क्या रखे थे, जरा ये आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा को जनता से टैक्स उसी तरह लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से शहद लेती है, यानी कि फूल की तरह जनता को रखना चाहिए और उतना ही टैक्स वसूला जाना चाहिए जिसमें जनता को किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो। इसके साथ साथ चाणक्य ने इस बात पर भी जोर दिया कि जनता पर टैक्स का बोझ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से राजा की लोकप्रियता कम हो जाती है। टैक्स को लेकर तीसरा सूत्र यह भी है कि टैक्स की गिनती आसान होनी चाहिए, टैक्स को वसूलने में किफायत होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जगहों पर लोग टैक्स दे पाने में असमर्थ हैं, यानी कि कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है, या फिर उपभोक्ताओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों से टैक्स लेने पर लोग नाराज होंगे और यह सरकार के लिए बुरी खबर होगी। यह बात अलग है कि आज की हमारी सरकारें ऐसा कुछ मानती नहीं है।
आइए अब जरा दिखाते हैं आपको कि कैसे उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी शासित राज्य, जाहिर सी बात है तो कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार के शिक्षा विभाग ने ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का एक कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। सरकार का इरादा है कि ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के साथ साथ पुरोहित बनने का डिप्लोमा भी दिया जाए। सरकार का दावा है कि इस पढ़ाई में नई तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। 12वीं के बाद छात्र इस कोर्स का हिस्सा बन पाएंगे और हर विषय के कोर्स के लिए 30 सीटें रखी जाएंगी। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री का कहना है कि ऐसा करने से भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार बढ़ेगा। आठ ऐसे राज्य हैं जहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक करार देने की पैरोकारी की जा रही है और इन राज्यों में कोशिश ये की जा रही है, चूंकि हिंदुओं की संख्या काफी कम है, इसलिए इन राज्यों को, खास करके इन राज्यों में जो हिंदू रहते हैं, उन्हें लेकर यह बात सामने रखी जाए। इस याचिका को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 3 सदस्यीय कमेटी के सामने प्रस्तुत कर दिया है और अब 3 सदस्यीय कमेटी इसके गठन के साथ इस बात पर विचार करेंगी कि क्या हिंदुओं को इन 8 राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। जहां हिंदू कम है वहां उन्हें अल्पसंख्यक माना जाए। यह था उस याचिका का सार जिसके जरिए हिंदुओं को कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग रखी गई थी। इस याचिका पर कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। ये कमेटी अब याचिका की मेरिट पर विचार करेगी। वो कमेटी अपनी 3 महीने में एक्सरसाइज करके और उस पर पूरी तरीके से जांच करके उसको, और उस पर जितना काम कर सकते हैं काम करके, अगर आउटसोर्स से भी उनको किसी से सलाह लेना है तो उसके लिए भी उनको अधिकृत किया गया है कि पूरी तरीके से एग्जामिन करके, और वो 3 महीने में कमीशन को अपनी रिपोर्ट देंगे, तो कमीशन फिर उसको आगे कार्रवाई करने के लिए भेजेगी। दरअसल इस याचिका का आधार है देश के 8 राज्यों में हिंदुओं की आबादी का अनुपात। मिजोरम में हिंदू आबादी 2.75% है, नागालैंड में यह आंकड़ा 8.75% है, मेघालय में हिंदू आबादी 11.53% है, अरुणाचल में हिंदू आबादी 29.04% है, लक्षद्वीप में यह आंकड़ा 2.77% है, जम्मू कश्मीर की आबादी में 28.44% हिंदू है, पंजाब में यह आंकड़ा 38.49% है, जबकि मणिपुर में 41.39% है। इस याचिका को सियासत के चश्मे से भी देखा जा रहा है क्योंकि याचिका दाखिल की है बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने। हालांकि याचिका की मांग पूरी होना आसान नहीं लगता क्योंकि 1993 के नोटिफिकेशन में मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, बौद्ध, पारसियों और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल चुका है। ऐसे में राज्य के स्तर पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा, इसके आसार कम ही लगते हैं। टीम न्यूज नेशन। अब से कुछ ही दिनों पहले 0 आवर में हमने आपके सामने खबर प्रस्तुत की थी केरल की, जिसमें 3 लड़कियों ने केरल में फ्लैश डांस किया था और उसके बाद उन लड़कियों को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया और उनके ऊपर अलग अलग तरीके की प्रताड़नाएं दी गई थीं। इस पूरे मामले को लेकर अब महिला आयोग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जाहिर सी बात है, न्यूज नेशन पर दिखाई गई इस खबर का असर अब यह हो रहा है कि उन महिलाओं को, उन लड़कियों को इंसाफ मिलता दिख रहा है, क्योंकि कभी भी कोई भी सभ्य समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लड़कियों पर इस तरह की पाबंदी लगाई जाए कि वो अपनी जिंदगी ही न जी सके। केरल में 3 मुस्लिम लड़कियों ने एक फ्लैश मॉब का हिस्सा बनने की कोशिश की। कट्टरपंथियों को यह बात इतनी नागवारा गुजर रही है कि इन तीनों लड़कियों का बहिष्कार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। न्यूज नेशन की खबर का हुआ असर। केरल में 3 मुस्लिम लड़कियों के डांस पर उंगली उठाने वालों पर हुआ केस दर्ज। हिजाब पहनकर डांस करने पर कुछ कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर किया था ट्रोल। 1 दिसंबर मल्लापुर जिले के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया था। उसी में हिस्सा लेते हुए इन 3 मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर सड़क पर डांस किया था। जैसे ही ये डांस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो समाज के कथित ठेकेदारों ने इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया और भद्दे कमेंट करने शुरू किए। लगता है इनके घरों में इन्हें बांध कर रखने के लिए जगह कम पड़ गई है, तभी तो यूं सड़क पर खुली घूम रही है।
एक और ट्रोल ने लिखा, मलापुरम वाले खुशकिस्मत हैं, इस किस्म की हरकत के बावजूद सुनामी नहीं आई। न्यूज नेशन पर खबर दिखाने के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए केरल के महिला आयोग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया और साथ ही केरल पुलिस की साइबर शाखा को निर्देश दिए हैं कि लड़कियों के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। लड़कियों पर इस तरह हो रही छीटाकशी पर देश के कोने कोने से मुखालफत तेज हो रही है। People who are commenting in the social media, they have to be punished. कोई डिसेंट चीज है तो उसको आप प्रमोट कीजिए, ना कि उसके खिलाफ आवाज उठाइए। महिलाओं की सेफ्टी के लिए अब आज के हालात में गवर्नमेंट को एक अलग ही सेल बना देना चाहिए। पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और विमेन कमीशन को इसकी रिपोर्ट जानी चाहिए। They need to now understand that women have the right in our country under the constitution and these constitutional rights cannot be violated. जब तक हमारे समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक यूं ही बेटियों को ऐसे कथित ठेकेदारों का निशाना बनना पड़ेगा। टीम न्यूज नेशन। पता नहीं क्या हो गया है हमारे समाज को। कुछ एक लोग खड़ा हो जाते हैं और उसके बाद कहने लगते हैं कि वह समाज के ठेकेदार हैं। अब जैसे कर्नाटक की ये खबर देखिए, सड़क पर हंगामा मचा रहे हैं लोग, तमाशा बना रहे हैं और वजह क्या है? वजह है कि सनी लियोनी एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है, हिस्सा लेने वाली है। कर्नाटक में 31 दिसंबर को ये एक परफॉर्मेंस होना है जिसमें सनी लियोनी को होना है। और वजह क्या है इस हंगामे की? वजह यह है कि सनी लियोनी कन्नड़ा परिपाठी और कन्नड़ा परंपरा को शायद ठीक तरीके से नहीं जानती, इसलिए अगर वो परफॉर्मेंस करती हैं तो उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन अगर कन्नडिका संस्कृति के हिसाब से वो अपना परफॉर्मेंस करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब जरा कोई ये बताए कि आखिरकार कहां तय किया जाएगा कि कौन कौन सी संस्कृति कहां लागू होने जा रही है? यह हिंदुस्तान है या लोगों ने इसका मजाक बना रखा है? सनी लियोनी के पोस्टर फूंक दिए गए, सड़कों पर सनी के खिलाफ नारेबाजी की गई और इस हंगामे के पीछे दलील थी संस्कृति। जी हाँ, सही सुना आपने। संस्कृति का हवाला देकर कर्नाटक रक्षाणा वेदिका युवा सेना नाम का एक संगठन सनी लियोनी के इवेंट को रोकने पर उतारू है। दरअसल 31 दिसंबर को बेंगलुरु में एक इवेंट होना है और इस इवेंट में परफॉर्म करने के लिए सनी लियोनी बेंगलुरु पहुंचेंगे। लेकिन विरोध करने वाली कर्नाटक रक्षाणा सेना का कहना है कि सनी लियोनी को भारतीय संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसी वजह से वो सनी का इवेंट बेंगलुरु में नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारियों ने एक अजीबोगरीब शर्त भी रखी है। शर्त ये कि अगर सनी लियोनी कन्नड़ संस्कृति के लिहाज से परफॉर्म करेंगी तो बेंगलुरु में उनका इवेंट नहीं रोका जाएगा। अब सनी लियोनी कैसे तय करें कि उनकी परफॉर्मेंस भारतीय संस्कृति या कन्नड़ संस्कृति के मुताबिक है या नहीं? मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। कभी इतिहास के नाम पर फिल्म पर बंदिशें लगाना तो कभी संस्कृति के नाम पर परफॉर्मेंस रोक देना। लगता है कि अब बॉलीवुड को भी संस्कृति और सभ्यता की कथित सीख लेनी ही पड़ेगी। बेंगलुरु से वीडियो जर्नलिस्ट मद्दू के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज नेशन। और अब ये खबर जो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार तय कर लिया है कि अब इजरायल की राजधानी यरूशलेम होगी और आधिकारिक तौर पर अब अमेरिका इसको मान्यता देने जा रहा है और इसके आधार पर अमेरिकी दूतावास अब यरूशलेम में शिफ्ट होने जा रही है। जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक यरूशलेम को विवादित माना जाता रहा है और इसे लेकर लगातार चर्चाएं आम रही और अब तक 3 युद्ध इजरायल झेल चुका है। इसके बावजूद अमेरिका का यह फैसला अब इतिहास को बदलने जैसा है। सदियों तक धर्म युद्धों के गवाह रहे यरूशलेम को आखिरकार एक पहचान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। अपने ऐलान के मुताबिक बुधवार रात को ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी की मान्यता दे दी। Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians.
डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम दुनिया में दो अलग अलग नजरियों से देखा गया। ट्रंप के ऐलान के साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन्हें धन्यवाद भरा ट्वीट किया। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी की मान्यता देने वाले आपके ऐतिहासिक फैसले के लिए धन्यवाद। इजराइल और उसके नागरिक आपके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इस ऐलान को मिडिल ईस्ट में तनातनी बढ़ाने वाला कदम करार दिया। C'est une décision regrettable que la France n'approuve pas et qui contrevient au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. ट्रंप जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। इस बार भी ट्रंप ने ऐलान को फैसले में बदला, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि ये फैसला भी यरूशलेम पर जारी तनातनी को कम नहीं कर पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने इस फैसले को शांति का एक बड़ा पैगाम बता रहे हैं, लेकिन यरूशलेम को इजराइल की राजधानी की मान्यता देने के साथ ही विश्व के कई देशों में इसका विरोध शुरू हो चुका है। फिलिस्तीन में तो हालात बद से बदतर हो रहे हैं। राफा में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इजराइल और ट्रंप के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। अमेरिका विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं एम्स्टर्डम में एक फिलिस्तीनी नौजवान ने नारा लगाते हुए एक ज्यूइश रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने की कोशिश की। उसके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा भी था और वो अकेला ही तोड़फोड़ करता रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और जैसे जैसे ये बात अब आगे बढ़ेगी, अरब देशों में भी इस तरह के विरोध की बातें स्पष्ट दिखाई देंगी। और अब आपको दिखाते हैं श्रीनगर में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा कदम उठाया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंचकर वहां भारतीय तिरंगा फहराया। वीएचपी के कार्यकर्ताओं का लाल चौक पर तिरंगा फहराना और उसका ये वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हुआ है। और उसके बाद से लगातार आवाजें उठ रही हैं कि क्या ये वाकई में जायज़ था या गलत। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और ऐसे में लाल चौक पर तिरंगा फहराना किसी भी तरह से कहीं से भी गलत नहीं करार दिया जा सकता। जाहिर सी बात है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें हम हिंदुस्तानी तो कतई नहीं मान सकते।